Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear fellows, our next topic is how to write an effective introduction to the thesis. आप एक अच्छा thesis का introduction कैसे लिखेंगे? So this lecture is all about that. Now let's start. The thesis will not be completed without an introduction. किसी भी thesis को आप देख लें तो उसमें introduction जरूर होता है. What is introduction? This is the body of the discussion, the arguments, the examples and the stories that tells about the thesis. क्या होता है? ये वो arguments है, वो discussions है, वो examples है, वो stories है जो आप thesis में बताते हैं, जो thesis में आपने दिए होते हैं. तो उस तमाम का जो एक brief sketch है वो यहाँ पे आप दे रहे होते हैं कि वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया, प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट की, किसको प्रॉब्लम थी, क्या चीजें थी, वो तमाम चीजें आप आगे जाके भी देखेंगे. विदाउट एन इंट्रोडक्शन थीसिस कैन नॉट बी फाइनलाइज. ये फाइनलाइज हो ही नहीं सकता थीसिस, क्योंकि क्लाइंट जो रीडर है वो आपको नहीं जानता, वो आपके काम को जानता है. जब वो इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा तो इट शुड बी दैट मच इफेक्टिव कि वो आगे इसकी ख्वाहिश का इजहार करे कि नाउ आई शुड रीड इट फर्दर, कि आगे इसमें क्या चीजें हैं. तो वो जरूरी है कि वो इतना इफेक्टिव हो आपका इंट्रोडक्शन कि वो रीडर को कैच करे. The introduction is a starter that brings people into the story, bringing audience into the thesis. An introduction makes people appeal and interested to read the thesis. An introduction contains बेसिक आइडिया ऑफ द थीसिस. जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करे कि वो आपकी स्टोरी को, आपके थीसिस को पढ़े. ये इस किस्म का आपने लिखा हो कि इंटरेस्ट डेवलप हो लोगों का, कि वो अपील करे, कि उसका इंटरेस्ट बढ़े उस थीसिस को रीड करने के लिए. और ये इंट्रोडक्शन में जो आप है वो आपका बेसिक आइडिया ऑफ द थीसिस, वो जरूरी है कि वो बेसिक आइडिया क्या है, आपने क्यों ये सारी रिसर्च की, ये थीसिस लिखा, क्या वजह थी, वो बेसिक आइडिया क्या था. The introduction may be written in a way that reader fully understand and follow the central idea and the solution of the study. And the introduction must acquire the reader interest. आगे जाके style of writing an introduction, किस style से आप लिखेंगे. One of the great ways of writing an introduction is to present a strong quotation of the subject. एक strong quotation, किसी की भी quotation आप ले लें जो कि आपके सेंट्रल आइडिया जो थीसिस से रिलेटेड हो. ऐसा ना हो कि थीसिस आपका मगरिब की तरफ जाए और आप वेस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ आप उसकी कोटेशन लिखे. नहीं, वो जो आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीसिस है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसके साथ वो उसको प्रेजेंट करे, तो ऐसी कोटेशन हो. Another way of writing an introduction is start with the famous quotation. और इसके बाद one of the style to write an introduction to start with an interesting story that relates to the thesis problem. या एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आप अपनी तरफ से भी गाड़ सकते हैं, कहीं से भी ले भी सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है, जो थीसिस का आइडिया, जो थीसिस जिस है उसके साथ रिलेट करें. मेक एन इम्पैक्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन. इम्पैक्ट डालें, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ताकि लोग खींचे चले आए, उसको पढ़ें, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता कि आप कौन है. आपके काम को वो रीड आउट करो और उसमें इतनी फ्लो हो, उसमें ऐसी एम्बिग्विटी ना हो, फ्लो हो कि वो इंटरेस्ट आगे डेवलप होता जाए और लोग आपके थीसिस को पढ़ें. इश्यूज इन राइटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस. क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? पहला इशू है लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन. Length of the introduction will not be an issue for scholars, but it is important to discuss the length of the introduction with the supervisor. सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें. ये लेंथ कोई इशू, इसका खास इशू नहीं है, सुपरवाइजर आपको देख रहता है. हाँ, अगर स्टूडेंट ये चाहता है कि कितना होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे, सॉरी उस पे अंडर ग्रेजुएट पे, बीएस मास्टर लेवल पे आप करते हैं, जिसको हम एमएससी बोलते हैं, उस लेवल पे अगर आपका थीसिस है तो वो 1.5-2 सफ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप एमफिल पे ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं, एमफिल लेवल पे हैं, तो वो 4 से 6 पेजेस तक उसको होना चाहिए. और डॉक्टरेट लेवल पे 7 से 9-10 भी आप कर सकते, तो इतने पेजेस का आपका थीसिस हो, सॉरी इंट्रोडक्शन हो. टाइमिंग ऑफ द राइटिंग. अब ये टाइमिंग पे इतना मैटर नहीं करती. बहुत से लोग साथ ही साथ लिख रहे होते हैं, बहुत से बाद में जब एंड हो जाता है उस टाइम लिखते हैं. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कहने का मैं
जो अपना सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जैसे ही आप काम को बढ़ाते जाते, लिखते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, तो आप उसको लिखते जाएं। If the scholar produce a well thought through a table of content or a detailed thesis outline, it should be no matter when the scholar write an introduction of thesis. पहले पहले आपके आउटलाइन जरूरी है, कंटेंट ऑफ द टेबल, जो जो कंटेंट है आपके क्या क्या होना चाहिए, तो फिर आपको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट भी नहीं कि क्या क्या डालना है, फेडरल आइडिया तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब लिटरेचर में जाते हैं, रिलेटेड स्टडीज में जाते हैं, तो उस टाइम आपको कुछ नई स्टडीज मिलती है, कोई नई चीज आपके सामने आ जाती है, तो आपको कंटेंट में डाल देते हैं। अगर आपकी पहले से एक थॉट प्रोसेस है और आपने एक कंटेंट डेवलप किया हुआ है, तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं जिस टाइम भी आप लिखें। लेकिन अगर वो जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका कंटेंट है, वो आपके पास नहीं है, वो साथ ही साथ आप लिख रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल में आई विल सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ लिखते जाए। Focusing on the introduction, the scholar, with the help of his supervisor, has to decide what should be included in the thesis introduction. ये बहुत जरूरी है कि थीसिस इंट्रोडक्शन में क्या होने चाहिए। बहुत से इंट्रोडक्शन में देख रहा होता हूँ, वो स्टार्ट करते हैं मुख्तलिफ कामों से, कि भाई फलाने ने ये काम किया, फलाने ने ये काम किया, फलाने ने ये काम किया, फलाने, तो वो इतना काम रेफर कर देते हैं, कोई अपने अल्फाज नहीं होते, किंगर ने कहा, जॉन ने कहा, फलाने ने कहा, फलान की रिसर्च स्टडी, और आखिर में दो लाइनें लिख लेते हैं, एंड द रिसर्चर इंटेंड टू कैरी ऑन रिसर्च ऑन दिस एंड दैट्स व्हाई ही हैज प्रोड्यूस्ड दिस। तो ये नहीं होना चाहिए। आप रेफरेंस कब दे रहे होते हैं, आप कब रेफर कर रहे होते हैं किसी के काम को, आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट की सपोर्ट के लिए आप रेफरेंस देते हैं किसी के और काम को, कि भाई मेरा ये ख्याल है, मैं ये कह रहा हूं, और यही फलाना भी कह रहा है, फलाना भी कह रहा है, फलाना भी कह रहा है, फलाना, तो उसकी सपोर्ट के लिए वो होता है। न कि ये कि आप वो सारा वो उसका काम लिखें जो आपके इसका रिलेटेड होता है, और उसी को लिख के और आखिर में दो तीन लाइनें आप अपनी डाल दें। आगे जाके मैं इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आपने लिखना है, और लिख के बताऊंगा भी से। लेट्स सी डिफरेंस इन थीसिस और चैप्टर। क्या डिफरेंस है दोनों में? थीसिस इंट्रोडक्शन इज मेक फेमिलियर द रीडर टू स्टडी present in the body of the thesis. It should include all the required information to prepare the reader. तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है, जो तमाम इंफॉर्मेशन है जो आपके थीसिस में है, वो आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, objectives, hypothesis or question of the study, the arguments you present in thesis, methodology, finding, conclusion, etc. और थोड़ी सी रिकमेंडेशन वगैरह भी। तो ये तमाम जितनी भी आपने चीजें पेश कर ली हैं, थीसिस में लिखी हैं, वो तमाम होंगी। वेदर जब आप चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें जो चैप्टर का एम्फिसिस है, एम्स है, प्रोसीजर है, आर्गुमेंट्स हैं ऑफ द ईच स्पेसिफिक चीज, क्योंकि हर चैप्टर में आप मुख्तलिफ आर्गूमेंट देते हैं, प्रोसीजर देते हैं, तो वो एक छोटा सा आपने इंट्रो देता होता है कि इस चैप्टर में ये चीजें शामिल है। स्कॉलर में प्रोवाइड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द रीडर फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आगे जाके हम एक थ्योरेटिकल मॉडल मैंने बनाया है। इस मॉडल को देखें कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस में क्या चीज इंक्लूड होगी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द थीसिस शुड इंक्लूड बॉडी ऑफ द थीसिस, नंबर 2 बैकग्राउंड ऑफ द थीसिस, आप इसमें देख रहे हैं बैकग्राउंड ऑफ द थीसिस, जस्टिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ, क्या जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों सेलेक्ट किया था, प्रोसीजर ऑफ द स्टडी, क्या मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ये भी जरूरी है कि आप उसमें जो हाइपोथेसिस जो हैं और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी हैं, वो भी आप उसमें इंक्लूड कर लें आपने इंट्रोडक्शन में। तो इस तरह आपका इंट्रोडक्शन। अगर हम अब एग्जाम्पल लें कि एक टॉपिक में सिलेक्ट करता हूं और उस पर मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखना है, तो मेरा टॉपिक फॉर एग्जांपल होगा द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, अ केस स्टडी ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रॉमिस इन पाकिस्तान। तो ये अगर मेरा टॉपिक है थीसिस का, तो इसको मैं रिसर्च इंट्रोडक्शन में कैसे लिखूंगा, इसके बारे में थोड़ी सी ये चीज देख लें कि क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन को मैंने स्टार्ट कर दें, जो भी पीछे मैंने सब कुछ बयान किया वो सारा इस इंट्रोडक्शन में आप देख लेंगे कि मैंने इसको एक कोटेशन से वो किया हुआ है कि गुड एंड हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड टू, जैसे हम इसको साउंड माइंड साउंड बॉडी बोलते हैं, तो वो कोटेशन को मैंने थोड़े से अपने अल्फाज में मोल्ड करके बता दिया है। और some other related quotation can also be written here, कुछ और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये
पेश कर रहा हूँ, तो इस वजह से। नाउ बॉडी ऑफ द थीसिस, body of the thesis case is this study focus on the role of physical activities in preventing heart disease, particularly in those who are working in civil services of KP province of Pakistan. Physical activity not only promotes physical health of the person, but it also beneficial for the enhancement of harmony and good relationship among each other. At the same time, these activities creates a person and helping in developing eating habits in participant. तो ये आपकी body of the thesis है कि आपका focus किस चीज पे है, क्या चीज है आपकी. So now tell what the thesis is about or background of the study. The study examined the role of government in this regard and those facilities provided by authorities to their employees. अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट के वो जो फैसिलिटीज है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, उसके बारे में लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप पीछे देखें तो बॉडी ऑफ द थीसिस में यहाँ पे भी जब आप ये फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आप इसको देख रहे हैं कि ये फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे आपने फिर जब मैं ये लिख रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज नॉट ओनली प्रमोट फिजिकल हेल्थ, तो यहाँ पे आपने रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है जी, तो वो दूसरों का काम यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी फलाने भी काम किया, फलाने भी काम किया, फलाने भी काम किया, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं. और यहाँ पे भी जब बैकग्राउंड में आप जाते हैं कि गवर्नमेंट कौन से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉइज को, तो उस बारे में भी आपके रिलेटेड जो थीसिस होंगे मुख्तलिफ जगहों में, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ, फलानी जगह पे, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को ये फैसिलिटीज दे रही है, वहाँ पे जिम बनाए गए हैं, फलानी चीजें, तो वो रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं. Now tells why the research want to undertake or justification for selection of the problem. The study also proved that the government of KPK has not provided any kind of facility to their employees yet. अब आप इसकी जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने अभी तक कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की एम्प्लॉइज को, बट दे आर इन द प्रोसेस टू डू समथिंग इन दिस रिगार्ड. नो स्टेट द ओवरऑल थीसिस इज एन आर्गुमेंट. अब यहाँ पे आपने आर्गुमेंट डेवलप करने के, वो उन्हें दी तो नहीं है लेकिन दे आर इन द प्रोसेस कि वो देंगे, फलानी जगह पे ये फैसिलिटीज हैं, फलानी जगह दुनिया की मुख्तलिफ जगह पे जो आप काम को रेफर करेंगे तो वो रेफरेंस वहां पे दे सकते हैं. अब आगे जाके ले आउट द प्रॉब्लम एड्रेस इन द थीसिस. क्या प्रॉब्लम था, द प्रोसीजर ऑफ द स्टडी एंड देन अ फ्यू रेफरेंसेस ऑफ द अदर स्टडी एंड रिलेटेड विद द स्टडी. प्रोसीजर, आप कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप टेस्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फलाने में जब आप वो करेंगे तो आप रेफरेंस देंगे कि फलाने ने ये काम इस तरीके से किया, फलाने ने इस तरह काम किया, ये इस तरह किया, उसने ये प्रोसीजर यूज किया, उसने ये प्रोसीजर यूज किया, मेथोडोलॉजी उसकी ये थी, मेरी ये है, तो ये वहां पे भी आप रेफरेंस दे सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ गिव योर थीसिस हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन. फिर आफ्टर दैट राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. फिर उसको एक आर्गुमेंट के तौर पे ऑब्जेक्टिव्स की भी कि ये वजह थी, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ. एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टेट फ्यू फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी एंड लिटिल अबाउट द कंक्लूजन. एंड एट द लास्ट इट इज प्रेफरेबल टू राइट डाउन योर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. तो वो भी जरूरी है, प्रेफरेबल है कि आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो आपने उस तरह एज इट इज नहीं लिखेंगे. देखें, कभी भी आपने डुप्लीकेशन नहीं कर दी. जब आपने एक सेंटेंस लिख लिया उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना दूसरी जगह, दूसरे अल्फाज में कर सकते हैं, वही एज इट इज कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे. तब ये इस तरह आपका एक थीसिस का इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा थीसिस राइटिंग में. थैंक यू सो मच.